वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल बिज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान तला फ़खर। ही इज़ अ CEO ऑफ टू बी टेक LLC विच इज़ US बेस्ड एजेंसी और दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तला का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि तला काफ़ी टाइम से डिजिटल स्पेस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें से वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, और इसके अलावा इनका एक दूसरा स्टार्टअप है तला फ़खर के नाम से, जिसके अंदर ये स्टार्टअप्स को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करें कि किस तरीके से वो अपने सेल्स चैनल्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर सकते हैं। सो ये इन तमाम चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे, और आई एम वेरी होपफुल कि दिस डिस्कशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एनीवन हु इज़ वर्किंग इन डिजिटल स्पेस। एंड अगर उनको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो तला से हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉमन चैलेंजेस के उनके सोल्यूशंस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तला, वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Amir, for inviting me, and it's a very privilege to be in your podcast. I really appreciate the effort that you have done till now. आप एक अच्छी डिजिटल स्पेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नोटेबल रिसोर्सेज या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू विल बी जस्ट इनवाइटिंग देम योर पॉडकास्ट और आप उनको हाईलाइट करें. सो आई रियली अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स. तला, बिफोर वी स्टार्ट आई क्विकली वुड लाइक टू नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अर्ली एज आपकी कैसे गुजरी थी, क्या स्कूल कॉलेज क्या था, यूनिवर्सिटी किस फील्ड में आपने की है ग्रेजुएशन। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं बात करना चाहूँ, स्कूल से बात करें तो सबसे ड्रीम्स यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक विजन था वो शायद बचपन से था, लेकिन हम उसको तब बचपन के अंदर ही रहते हुए लेते गए कि आई एम जस्ट होपिंग कि मैं एक गेम डेवलप करूँ. गेम्स खेलने का शौक था बचपन में. बट ऐसा ऐसा जब हम कॉलेज के अंदर आए और जो यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो वो चीज़ें अडॉप्ट हो गई. सो यस, मैंने प्री इंजीनियरिंग की. प्री इंजीनियरिंग से माई फादर इज़ फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, और उन्होंने चाहा कि मैं इसी इंडस्ट्री को कैटर डाउन करूँ. बट मेरा जो माइंडसेट था वो थोड़ा टेक की तरफ था. सो आई जस्ट डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम UMT लाहौर. और UMT से ग्रेजुएशन के बाद बीइंग इस दौरान बाय द वे मैंने कुछ स्टार्टअप्स को बनते देखा, कुछ तो टूटते देखा. अब यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो स्टार्टअप होते हैं, वो इट्स अलायंस विद द फ्रेंडशिप ना, कि आप हर कैफ़े के अंदर बैठ के आप एक नया स्टार्टअप ओपन करते हैं और वो देखते हैं. बट यस, मैंने इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपने 6-8 सेमेस्टर के अंदर, 6 टू 8 के अंदर रियल लाइफ स्टार्टअप्स देखे. जिसमें ये था कि one of my friend is operating his software company from a co-working space. और वहाँ पे उनके पास 6 टू 8 मेंबर्स थे जिनको मैं अपने फ्रेंड के साथ उनको केयरटेक करता था. और यस, वहाँ से कुछ मज़ीद नॉलेज गेन किया. बट एट द सेम टाइम ड्यू टू सम पीयर प्रेशर्स हम मैंने कहा नहीं, कुछ जॉब करते हैं साथ. सो इस एट दैट टाइम मेरा कुछ फ्रीलांस कैरियर भी चल रहा था साथ साथ, और मैं एक स्टार्टअप कल्चर को भी साथ साथ लर्न कर रहा था. व्हेनेवर आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, वो मैंने ज़्यादा देर नहीं की. इट्स नॉट मोर देन 3 months एज ए बैक एंड डेवलपर. और उसको परस्यू नहीं किया मैंने आगे ज़्यादा. एंड आई जस्ट केम बैक एंड स्टार्टेड माई एजेंसी टू बी टेक. बेसिकली स्टार्ट हमने पाकिस्तान से लिया था फ्रॉम लोकल प्रोजेक्ट्स, और उसको एजेंसी को ग्रो किया. आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इसको LLC के अंदर फॉर्म किया. नाउ इट्स टू बी टेक LLC प्लस टू बी टेक SMC प्राइवेट लिमिटेड. हम पाकिस्तान और US दोनों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. अच्छा, आपने ये जो एक चीज़ मेंशन की कि आपको शुरू से इंटरेस्ट था कि यार मुझे स्टार्टअप वाली साइड पर जाना है, तो इसकी रीज़न क्या थी? आपको क्या लगता है कि बचपन में कुछ बुक रीडिंग ज़्यादा रही है, या फिर आपकी सराउंडिंग का आप पे इफ़ेक्ट था, या आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ गुड फॉर मी? अच्छा, ये अगर मैं कहूँ कि बुक रीडिंग का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था बचपन में. और अगर मैं बात करूँ सराउंडिंग्स में, यस, कुछ ऐसे केस स्टडीज़ थी जिनको मैं ऑब्ज़र्व करता था, जिनको मैं रियलाइज़ करता था कि नहीं, मुझे एक आपने एक अपना माइंडसेट सेट किया होता है, आपने किसी को मेंटर बनाया था. उस वक़्त बाय द वे एट वेरी अर्ली एजेस वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी कि हम किसी को मेंटर कहें. बट यस, अगर मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो कुछ मेंटर्स थे जिनको हमने देखा मेरे सामने, और उनको एज़ एन ऑब्ज़र्वेशन में रखा कि यस, ये इस लेवल को अचीव करना है. सो यस, दिस इज़ समथिंग. वहाँ से मैंने इस कल्चर को अडॉप्ट किया. लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमने इसको अपनी फाइंडिंग्स भी साथ-साथ देखी कि नहीं, अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की, साथ-साथ प्रोडक्ट आइडिया भी था, लेकिन इसको सर्विस से ही स्टार्ट लिया. तो उसका रीज़न ये था कि बचपन से शौक ये था कि गेम डेवलपमेंट करनी है. ऑल्दो वी आर नॉट इनटू द गेम्स डेवलपमेंट, और मुझे गेम्स खेलने का शौक भी नहीं रहा.
परफेक्ट। अच्छा तला मुझे ये बताएँ कि अभी करंटली जो आपकी कंपनी है, आप लोगों का 2 चीज़ों पे मुझे आप थोड़ा बताएँ कि एक तो आपकी सेल्स, आप लोग सेल्स किस तरीके से लेके आ रहे हैं? क्या फाइवर, अपवर्क को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोकली आप लोग वेबसाइट्स के थ्रू सेल्स जनरेट कर रहे हो? दूसरी बात ये है कि आप लोग डिलीवरी का क्या मैकेनिज़्म है? आप ऑफ़िस बेस्ड हैं लाहौर के अंदर या आपकी टीम वर्चुअली काम कर रही है? अच्छा, अभी अगर आपके मैं सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूँ। हम डिलीवरी का प्रोसेस ये है कि लाहौर में वी आर हैव एन ऑफिस स्पेस जहाँ पे हम 10 टू 15 मेंबर्स हैं। उसके अलावा कुछ हमारे वर्चुअल मेंबर्स हैं जो कि कराची और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करते हैं। सो बेसिकली डिलीवरी जो है वो ऐसे होती है। अगर मैं यूएस बेस्ड डिलीवरी की बात करूँ तो आई हैव अ पार्टनर देयर जो कि मेरे साथ इक्विटी शेयरिंग करते हैं। वहाँ से वो सिर्फ बिजनेस एक्विजिशन करते हैं एज अ फ्रंट मैन। सो इस डिलीवरीज यूएस की भी हों या कहीं की भी हों, दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और वो हम इस तरह से रहते हैं। सेल्स चैनल की अगर मैं बात करूँ तो फाइवर अपवर्क नहीं, सॉरी फाइवर तो बिल्कुल भी नहीं। अपवर्क येस इज़ द मेन चैनल that we are utilizing. On top of it, we will be using LinkedIn, we'll be using some other B2B strategies, कुछ उसमें email marketing funnels आ जाते हैं और all that stuff. इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन अपवर्क? ऑन अपवर्क आई बिलीव इट्स वेरी गुड क्योंकि हम अपवर्क से ही क्लाइंट को फर्स्ट हम प्रोजेक्ट वहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन हम प्रोजेक्ट का वहाँ पर लेते हैं और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक हमारा वो माइंडसेट मैच हो जाता है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को हम पे ट्रस्ट हो जाता है, हमें क्लाइंट पे ट्रस्ट हो जाता है। तो फिर वो डिलीवरी टीम जो है वो उनके लिए स्लैक सेटअप कर देती हैं जिसमें वो सारा कुछ एक अपने प्रोसेस के अंदर चल रहा होता है। तला अपवर्क के बारे में अक्सर एक जो कॉमन चैलेंज लोगों को रहता है वो ये कि अगर तो आपने इस्टेब्लिश करी अपनी प्रोफाइल देन इट्स गुड टू गो, बट स्टार्ट के टाइम पे बहुत सारे लोग जल्दी क्विट कर जाते हैं इस वजह से कि यार मैं बिडिंग कर रहा हूँ मुझे प्रपोजल नहीं मिल रही। तो आप क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं कि यार अगर एक स्पेसिफिक सर्टेन वे में अगर बिडिंग की जाए तो आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं? तो इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो आपने अपने आइडेंटिफाई करने का हमें किस तरह के क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। आपने अपवर्क के ऊपर बैठे हुए यूके रीजन के क्लाइंट्स को रीच आउट करना है तो यू विल बी पाकिस्तानी टाइम जोन से अगर आप काम कर रहे हैं सॉरी, तो आप जो है वो अपनी बिडिंग का टाइम जो है वो अर्ली थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम 8 8 AM से। अगर आप यूएस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना जो आपका बिडिंग टाइम है वो आफ्टर 6 करेंगे। आफ्टर 6 टू 1 PM इज़ एन ऑप्टिमल टाइम। और अगर मैं एज अ क्लाइंट भी काम करता रहा हूँ, 1-2 महीने फ्रीलांसर हायर भी किए थे। तो इसमें ये होता है कि लोग अपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते बेस्ड ऑन क्लाइंट सेंट्रिक। स्टार्ट में अगर आप सब कुछ सेल करना शुरू कर दोगे तो क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता बिकॉज़ आपकी $0 रनिंग है और आप बताएँ मैं वेब वेब ऐप्स भी करता हूँ, मोबाइल ऐप्स भी करता हूँ, मैं सीएमएस डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं ईआरपीज़ भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सो स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो। आप एक एक नीश पकड़ लें, लेट्स से आपने बैकएंड डेवलपमेंट पकड़नी है या वेब डेवलपमेंट भी वास्ट है, लेकिन आप खाली वेब डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ टैग्स पकड़ लें, कुछ स्ट्रेटजीज पकड़ लें और उसके बाद जो आपके नीचे 15 आपको स्किल्स टैग मिलते हैं, वो आप माइक्रो और मैक्रो का मिक्सचर यूज़ करें क्योंकि आपको नहीं पता होता आपका क्लाइंट किस तरह का यूज़ कर रहा है। कुछ लोग टैग्स टू द पॉइंट यूज़ करते हैं, लेट्स से जिसने नोड जेएस का काम कराना है वो नोड का डायरेक्ट टैग यूज़ करेगा प्लस वो वेब डेवलपमेंट का यूज़ करेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल में होगा तो एज ए क्लाइंट जब प्रोफाइल आपकी बिड रैंक हो रही होती है तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, बूस्टेड और बेस्ट मैच, और थर्ड नॉर्मल होती है। बेस्ट मैच वो वाली होती है जब आपकी प्रोफाइल के टैग्स और क्लाइंट की जॉब के टैग्स मैच हो रहे होते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ इट आपके कितने भी प्रपोजल हैं, 15 हैं, 1500 हैं, जितने भी हैं, तो वो इसमें शो नहीं आता। अगर आप बूस्टेड यूज़ करते हैं तो वो इट्स गुड, कुछ लोग उससे अर्न भी कर रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है एज अ क्लाइंट सेंट्रिक होकर कि वो डेस्परेशन को शो करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपने जो है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करें, पोर्टफोलियो आपके पास अच्छा है, तो आप बूस्टेड जो है वो अगर थोड़ा-सा करें भी तो बेनिफिशियल है, वरना अदरवाइज़ अगर आप $0 पे बूस्टेड कर रहे हैं तो आप अपनी सिर्फ़ कनेक्ट्स को ज़ाया कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तला इसमें जो आपने एक पॉइंट मेंशन किया ना कि नीश डाउन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली फील कि एक बड़ा कॉमन चैलेंज है कि जब भी कोई फ्रीलांसिंग के करियर में
बिल्कुल इंटर होता है, तो उसको सबसे पहले उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो स्टार्ट करे ना मिसाल के तौर पे वेब डेवलपमेंट से, तो 1-2 माह काम करने के बाद उसको लगता है यार डिजिटल मार्केटिंग में भी बड़ा स्कोप है, अमेज़न में भी बड़ा स्कोप है, ई-कॉमर्स, शॉपिफ़ाई में स्कोप है। तो वो ना बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करता है कि यार जहाँ से भी क्लाइंट आएगा, मैं उसको सर्विस दे दूँगा। लेकिन अगर आप क्लाइंट के जूतों में खड़े होके सोचेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दे ऑलवेज़ प्रेफर एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक नीश। उनको जैक को फॉल नहीं चाहिए होता कभी भी। वो चाहते हैं कि यार मैं इस ऑब्वियसली अगर मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर खुद भी कभी काम करवा रहा हो, तो वो कभी भी किसी ऐसी एजेंसी या पर्सन के पास नहीं जाता, जो बहुत डाइवर्स फील्ड सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहा हो और उसका एक्सपीरियंस अभी मतलब 3 हफ़्ते पहले आपने प्रोफ़ाइल बनाई है और नाउ यू आर ऑफरिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक सो इसका एक बड़ा बैड इंप्रेशन होता है। तो निश डाउन करना वाक़ई बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ दे सकते हैं, तो आप हाँ, टीमिंग कर लें। आप इट्स 1 से मच 2 बेटर। लोग मिल जाएँ, आप 2 से 3 प्रोफ़ाइल्स पे काम करें। या आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि अच्छा आपके दोस्त को लेट्स से आपने शॉपिफ़ाई का कर लिया, आपके एक दोस्त हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कर लिया। जैसे आपने शॉपिफ़ाई किया तो आप उसके साथ एक 2 सीएमएस और ऐड कर लो। आपके एक दोस्त हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में 2-3 चीज़ें पकड़ लीं और थर्ड वन जो है वो कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है अगर। तो जो एडवांटेज आ रहा है, तो आप अपनी प्रोफ़ाइल को उस तरह से स्टार्ट कर लो और उसके बाद जो आपका गोल है, लेट्स से अगर आपने शॉपिफ़ाई डेवलपमेंट करनी है, मगर सबसे पहले जैसे आपने बताया टीमिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले दोस्त को प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप अपनी प्रोफ़ाइल डिजिटल मार्केटिंग के साथ ओरिएंट कर लो, अपनी अलाइन कर लो। उसके बाद आगे जाकर आप अपने स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल के अंदर चीज़ों को मज़ीद ऐड कर लो। लेट्स से फिर आप डिजिटल मार्केटिंग को माइक्रो ना करो, आप ये मैक्रो में चले जाओ, बताओ कि ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट जिसके अंदर आप शॉपिफ़ाई स्टोर्स को सेटअप करते हैं, उनकी सीआर ऑडिट्स करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, तो आप सब कुछ उसमें कैटर डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलो इसके अंदर अभी आप एक जो चीज़ मेंशन कर रहे थे कि बहुत आप डिफरेंट लोगों के साथ कोलैब कर सकते हैं। आपने बताया कि आपकी पार्टनरशिप है और एक बड़ा कॉमन चैलेंज है हमारी डिजिटल स्पेस के अंदर कि लोग जब पार्टनरशिप करते हैं आपस में, तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करती। लाइक आई हैव इवन एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज़ वेल कि मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ एक दफ़ा पार्टनरशिप स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले। बट ये कि 2 साल बाद मतलब नाउ आई एम जस्ट वर्किंग एज़ अ सोलो एंटरप्रेन्योर, मेरी टीम है। बट मेरी पार्टनरशिप उस तरीके से चल नहीं सकी और सेम इशू बहुत ज़्यादा लोगों को फेस होता है। तो आपके नज़दीक इसकी कॉमन वजह क्या है? आपकी भी पार्टनरशिप है, आपको क्या लगता है कि कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर सिलेक्शन के वक़्त हम लोग कोई गलती कर जाते हैं? इस चीज़ को कैसे कोप अप किया जा सकता सिलेक्शन प्लस अलाइनमेंट और आप अपने केपीएस डिफाइन रखें। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना एक वर्स्ट पार्ट भी बताता हूँ इस है? पार्टनरशिप का और श्योर। बेस्ट भी बताता हूँ। इससे पहले जब मैं स्टार्टिंग में था तो टू बी टेक मीन्स ट्रू ब्रदर्स ओके, टेक्नोलॉजी। सो वन ऑफ माई पार्टनर बैक ऑफ और फिर ये आई एम जस्ट सोल ओनर ऑफ इट। बट जस्ट वंस आई स्टार्टेड टू बी टेक एलएलसी, तो उसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशंस किए हैं, पार्टनरशिप्स किए हैं। कंपनी जो है वो सोल फाउंडर के नाम पर है, लेकिन उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को हायर किया 3 मंथ 6 मंथ्स के ड्यूरेशन पे। उसके अंदर केपीएस डिफाइन किए हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट किए। आप बेनिफिट दे रहे हैं, आप बेनिफिट ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी अलाइनमेंट अच्छी है आपके पार्टनर के साथ, तो आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करें, 1 ईयर पे जाएँ। हम यहाँ पे करते हैं कि हम जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन को एक्सपोज़ कर रहे होते हैं कि हम यहाँ यहाँ तक जाएँगे, हम ये करेंगे। तो स्टार्टिंग आप स्मॉल से करें, केपीएस डिफाइन करें, आप अपने ट्रांसपेरेंट रहें। आपने अगर पार्टनरशिप में ऑब्वियस सी बात है आपने डाइल्यूशन करनी होती है अमाउंट की जो आप गिरा रहे होते हैं एजेंसी के अंदर। तो आप बताएँ कि ट्रांसपेरेंट दोनों पार्टीज़ जो हैं कोशिश करें कि वो मीटिंग्स कर रही हों विद द क्लाइंट्स एज़ वेल। उसमें कोई भी साइलेंट मेंबर ना हो, क्योंकि साइलेंट मेंबर हमेशा तंग करता है। सो यस, वर्किंग मेंबर के तौर पर दोनों चल सकते हैं। लेकिन यस, इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये इज़ द रूम ऑफ मेरा भी पार्टनरशिप पे कोई बिलीव नहीं था। आज से जब ये मेरे वाक़ये के बाद जब मैंने 2019 में मेरी ख़राब हुई थी। बट यस अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लॉन्ग अब हम अच्छा चल रही हैं चीज़ें। परफेक्ट। हाँ, तला इसमें आई थिंक सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मेंशन किया ना कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों वर्किंग पार्टनर्स हो। नॉर्मली पार्टनरशिप की हमारे यहाँ बेस ये होती है कि दो दोस्तों को एक को सोचती है कि यार मुझे डिजिटली काम करना चाहिए या कोई भी फिजिकल बिजनेस शुरू करना चाहिए। देन वो अपने दोस्त को जाके बताता है कि यार देखो मेरे पास ये आइडिया है, तो मेरे साथ आ जाओ, ये काम करते हैं। जबकि आपको वहाँ पे ये बात सोचनी चाहिए कि यार देखें, अगर आपको लगा था ना कि कैफ़े ओपन करना चाहिए,
तो वो आपका आइडिया था, वो आपका शौक था, वो आपकी इंटेंशन थी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पार्टनर भी सेम विल पावर के साथ जो है ना इस चीज़ के बारे में सीरियस होगा और वो चाहेगा कि यार ये वाला बिज़नेस बिल्ड किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आप पहले ये एनालाइज़ कर लें कि यार जो आपके इंटरेस्ट हैं वो आपके पार्टनर के भी इंटरेस्ट हैं कि नहीं है। और देन दूसरा मेजर पॉइंट ये रहता है अक्सर कि यार अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, तो आप ये देखिए सबसे पहले क्या आपको वाक़ई उसकी पार्टनरशिप की ज़रूरत है कि नहीं है? मिसाल के तौर पे नॉर्मली एजेंसीज़ के अंदर या बिज़नेस के अंदर ये होता है कि एक सेल का फ्रंट होता है, एक में डिलीवरी होती है। तो या तो आपका पार्टनर सेल लेके आ रहा होता है, तब गुड टू गो है, या आपका पार्टनर आपको डिलीवरी में सपोर्ट कर रहा है, तब गुड टू गो है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप थोड़ा-सा ग्रो करते हो ना, तो अगर आप काम कर रहे हो ना सही, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार आई एम वर्किंग 8-9 आवर्स पर डे और मेरा पार्टनर जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा और मुझे हमें आपस में बराबर का शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होगी और फिर आप कहोगे यार आई शुड फाइंड अ वे जहाँ से मैं क्विट कर सकूँ। आई थिंक सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू। टोटली एग्री। ये यही सबसे बड़ा डिलेमा है कि हम पार्टनरशिप्स के अंदर अलाइनमेंट देखते हैं कि हमारा माइंडसेट की अलाइनमेंट नहीं हम देखते हैं स्किल्स की अलाइनमेंट। दोनों सेल्स के बंदे मिल जाएंगे तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती। सेल्स प्लस डिलीवरी या दोनों डिलीवरी के मिल जाएंगे, वो नहीं एक लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें आप दोनों को प्रोसेस का आइडिया होता है। आप दोनों अपने प्रोसेस के अंदर जैक ऑफ ऑल होते हैं। आप कहते हैं मैं इसको क्यों दूँ, मैं खुद ही डिलीवरी कर सकता हूँ। तो यस, इसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये पार्टनरशिप भी करें सेल्स और डिलीवरी वाली भी, तो इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी इस तरह से रखें कि आप अपने दूसरे पार्टनर को थोड़ी बहुत सेल्स भी सिखाएं और डिलीवरी वाला जो है वो थोड़ी बहुत डिलीवरी भी सिखाए। क्योंकि इसके अंदर ये है कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। बड़ी से बड़ी पार्टनरशिप भी जो है ना वो एक एक टाइम सर्टेन टाइम के बाद वो ब्रेक होती है। तो हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैसे भी। लेकिन यस, फॉर द सर्टेन टाइम आप छोटे-छोटे चंक्स करें, देखें जो सा वाइबल है उसके साथ आगे सस्टेन ग्रो करें, ट्रांसपेरेंट रहें, तो ये इश्यूज़ नहीं हाँ, क्रिएट दादा होंगे। ये जो आपने बात मेंशन की ना कि कभी ना कभी पार्टनरशिप एंड होती है, तो मुझे एक बात याद आ गई कि बैक इन 2019 जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी, तो हम ना एक इन्वेस्टर से मिल रहे थे क्योंकि मैं अमेज़न पे काम करता हूँ। तो वो पाकिस्तान से थे और हम उनके साथ वैसे कैफ़े पे बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे। तो वैसे कहते हैं यार तुम दोनों पार्टनर हो? हमने कहा जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सेम यही वर्ड यूज़ किया था, यार यू गाइस शुड स्टे इंडिपेंडेंट, कि यार आपको भी सेल्स का फ्रंट आता हो, आपको टेक्निकल साइड भी कुछ पता हो और जितनी चीज़ें आपको बिल्ड करनी आती हैं, उतनी आपके पार्टनर को भी आती हैं। तो हम बड़े हैरान थे, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा है ना कि एक सेल्स देख रहा है, एक डिलीवरी कर रहा है। तो वो कहते हैं यार पार्टनरशिप्स हमेशा सस्टेन नहीं करती। 95% केसेज़ में आपको क्विट करना पड़ जाता है ड्यू टू सम रीज़न्स, क्योंकि अभी आप जिस माइंडसेट से सोच रहे हो ना कि यार हम इतनी दूर जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप नहीं जानते कि आपका वर्क किस तरह मोल्ड करेगा। आप क्या आपके साथ मामलात होंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएँगी जिसकी वजह से आपको अपने जो है ना डिसीजंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेक्सिबल रहें और चीज़ों को थोड़ा ओपन एंड पे रखें। मतलब पहले दिन ही अभी आपको 4 दिन ही हुए एक साथ बैठे और आप ये ना सोचें कि यार बस अब तो हमारा मरना जीना एक साथ है, हम लोग जो है ना ये पार्टनरशिप कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो एट दैट मोमेंट मैं यही सोच रहा था। मैं जी, आपको एट दैट मोमेंट मैं यही सोच रहा था कि सॉरी आप यार कंटिन्यू। लाइक इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं हम लोग तो चलेंगे ही, इनको अभी आइडिया नहीं है। तो एग्ज़ैक्ट साल बाद आई थिंक सो हमने एक्सपीरियंस किया कि यार हाँ, ही वाज़ राइट विद हिज़ एक्सपीरियंस और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बीइंग एन एजेंसी ओनर, आप भी ये चीज़ देखते होंगे कि जब आप किसी अपने क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो वो आपको छोड़ जाता एग्ज़ैक्टली, है। वो किसी और एजेंसी के पास चला जाता है। सेम इज़ द केस, अगर आप अपने पार्टनर को जो है वो वैल्यू नहीं दे रहे और वैल्यू ट्रू, गेन नहीं कर रहे, बिकॉज़ ट्रू, गेन भी करना ज़रूरी है और देना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ना, बिल्कुल वैसी ऐसे सिचुएशन है। आपने अगर एक दिन रखा हुआ है कि आपने इस दिन मीटिंग करनी है, तो आप डिफाइन करें, अच्छा आज आपने इसको ये नॉलेज शेयर करना है, इसको ये एसेट शेयर करना है और उससे आपने ये लेना है। सो दोनों अपनी साइड बाय साइड ग्रो करें और इसमें कभी भी इशू नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फेस नहीं किए इसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहें, तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, हर मामले में ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly। और इसमें मैं लास्ट में अगर पार्टनरशिप के टॉपिक पर अगर एक मैं पॉइंट और ये भी ऐड किया ना कि जो पहले आपने बात मेंशन की ना कि इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से ना डिफाइन कर लें, रिटर्न में लेके आ जाए पॉइंट कि यार आपके पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन दोनों की उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, तो मुझे मेरे
यू कैन कॉल टीचर, मेंटोर। उन्होंने मुझे कहा था कि देयर शुड बी एग्जिट प्लान ऑलवेज। डजेंट मैटर कि आप अपने फादर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, भाई के साथ कर रहे हो, दोस्त के साथ कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, देयर शुड बी एग्जिट प्लान। एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम जब भी आप पार्टनरशिप करें, एग्जिट प्लान लाजमी है। तो ये भी एक बड़ा लैकिंग पॉइंट है। और फिर वो बैठ के ना एट द एंड जब पार्टनरशिप एंड होती है तो वो पागल हुए होते थे कि यार अब कैसे मतलब क्विट करें। वो कहता है मुझे फलाना चीज़ चाहिए, वो कहता है मुझे फलाना चीज़ चाहिए। तो आई थिंक सो कि एग्जिट प्लान इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू से? टोटली एग्री। मैं इस एग्जिट प्लान को आगे लेकर चलता हूँ। मैं रिसेंटली एक स्टार्टअप कंपटीशन में जज इनवाइटेड था और मैंने वहाँ पे डिफरेंट स्टार्टअप्स को देखा भी। हाल तो उनमें से कुछ हमारे यहाँ पे माइंडसेट अभी इतना ग्रो नहीं हुआ, तो कुछ स्टार्टअप बहुत प्री मेच्योर स्टेज के थे। एग्जिट प्लान उनके पास नहीं था। मतलब वो पिच देने आए हैं, पिच उनकी 6 मिनट पे जा रही है, 7 मिनट पे। 3 मिनट के अंदर हमारा हमें अलाउ था, और 3 मिनट ही नॉर्मली होता है ग्लोबली भी। और अटेंशन टाइम आपका 1 मिनट होता है। अगर आपको 1 मिनट में चीज़ नहीं समझ आई तो आप अटेंशन लूज़ कर देते हो। आप आगे ध्यान ट्रू। ही नहीं देते कि वो शायद अगले मिनट में कुछ अच्छी चीज़ कह दें। एग्जिट प्लान उसके अंदर भी नहीं था, तो हमने भी वहाँ पे भी एम्फसाइज़ ये करवाया कि ऑब्वियसली आप वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। अब एक स्टार्टअप है जो एक्स सर्विसेज दे रहा है, आप ए प्लस एक्स सर्विस दे रहे हैं, तो जो एक्स सर्विस देने वाला है वो आगे जाके ए प्लस बी सर्विसेज भी दे देगा। तो देन आपकी वो वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है फिर आपके पास क्लाइंट्स कम हो जाए, आपके उस क्लाइंट उस कॉम्पिटिटर के पास जो एक्स प्लस ए प्लस बी सर्विसेज दे रहा है उसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो आपसे। तो सेल्स क्लाइंट से मुराद है मेरी सेल्स। बिल्कुल। सेल्स कम हो जाएंगी। तो सेल्स नहीं है तो फिर कंपनी जो है वो बंद होने पर ही आती है। सो एग्जिट प्लान हो तो उसमें ये होता है कि आप डेलिबरेटली दूसरा स्टार्टअप करें। एग्जिट करना कोई गुनाह नहीं है। चीज़ ना चले तो प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर होता है। हमारा भी एक छोटा सा फेलियर है। हमारा एक सैस प्रोडक्ट है जो इतना अच्छा नहीं चला, हम उसको रीवैम्प कर रहे हैं। और हमारे क्लाइंट्स को भी हम यही कहते हैं, उनकी भी जब चीज़ें नहीं चलती तो हम उनको रीवैम्प करवाते हैं चीज़ें। तो स्ट्रेटजीज़ मेरे ख्याल से बनती हैं। ए बी टेस्टिंग हर जगह होती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, एज सुन एज क्या आप जो है ना मुस्तकिल तौर पे कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, तो आप जो है ना हमेशा ग्रो करते हैं। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। माई लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एजेंसी, और देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू स्टार्टअप्स और पर्सनल डेवलपमेंट। एजेंसी के अंदर, डिजिटल स्पेस के अंदर स्पेशली, जो एक बड़ा कॉमन चैलेंज है तला, वो ये है कि टीम्स को मैनेज करना दोनों फ्रंट्स पे। अगर आप फिजिकली भी अपनी एजेंसी रन करें किसी कोवर्किंग स्पेस के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, या दूसरा जो एक नॉर्मल एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, वो है कि वर्चुअली टीम को मैनेज किया जाए, जिसमें आप भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। तो मेरा इस पे आपसे क्वेश्चन ये होगा कि यार आपके आपके यहाँ क्या आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स, या क्या एसओपीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी पूरी टीम को अलाइन रखते हैं, आप कल्चर को भी बरकरार रखते हैं और टाइम पे क्लाइंट को डिलीवरी भी कर रहे होते हैं? तो अगर फिजिकली जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी और वर्चुअली भी, दोनों तरीकों से आपकी क्या स्ट्रेटजी? नॉर्मली हम डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते हैं, और डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर में डिफरेंट चैनल सेटअप किए हुए हैं जहाँ पे टीम्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। और उसके अंदर ये कि चेकिंग्स होती हैं अगर रिमोट टीम में, तो वो चेकिंग करने के बाद जो है वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल देख लेते हैं। अगर उन्होंने टूल नहीं देखना तो वो सिंपली जो है वो कॉल ऑफ कर लेते हैं कि हमें आप बता दें कि आज हमारे क्या चेक केपीआईज़ हैं जिनको हमने मीट करना है। सो उसमें टीएल्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है गाइड कर देते हैं। अगर टीएल्स ने गाइड नहीं किया हुआ, कोई अर्जेंसी काम आ गया, तो वो हम मैं हुक डायरेक्टली कर देता हूँ। सो इसके अंदर ये है कि वही बात है कि हायरार्की मेंटेन करनी है, टूल सेटअप करने हैं। हम डिस्कॉर्ड और ट्रेलो के साथ जा रहे हैं। अभी अभी हम अपना कस्टम सीआरएम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो वो बहुत जल्द हम एजेंसीज के लिए ओपन भी करेंगे। सो यस, फॉर एजेंसीज, स्पेशली फॉर द सेल्स ओरिएंटेड एजेंसीज, वी आर कमिंग अप विद अनदर डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें हम सेल्स के पूरे पाइपलाइन को, सेल्स के पूरे फ्लो को लेकर चलेंगे कि प्री सेल से लेके सेल और डिलीवरी तक और फिर सपोर्ट तक वो चीज़ें जाएंगी। सो इसमें टूल्स, ये दो टूल्स हम मेजरली यूज़ करें, साथ हम अपना कस्टम सीआरएम यूज़ कर रहे हैं। अंतला नॉर्मली ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी एक मतलब बड़ी कॉमन चीज़ है, और आप जो है ना एजेंसीज में नॉर्मली ये होता है कि आप जो है ना रहता है। आपके टीम मेंबर्स चाहे टीएल्स हो या आपके जो नॉर्मल नीचे इंटर्न्स हैं या न्यू टीम मेंबर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहता है। तो आपकी उसमें क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं, और ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप
कोशिश करते हैं कि यार वो चीज़ मिनिमम ही रहे, हमारी कम्युनिकेशन स्मूथ रहे, हमारे जो एसओपीज़ हैं वो बड़े सबके लिए क्लियर हों कि डिलीवरी किस तरीके से होगी, सेल्स चैनल किस तरीके से बिल्ड होंगे, तो वो उसमें आपका क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन? एसओपीज़ तो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, और एसओपीज़ एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसके वर्जन्स डिफरेंट निकलते रहें। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन हो। डिस्कशन पे नहीं बात बन रही तो आप यू कैन जस्ट सेंड द वार्निंग लेटर्स, कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। वार्निंग लेटर के बाद फिर आप जो है वो दोबारा उनको एक गाइडेंस दें। बट येस, ये वार्निंग्स भी जो हैं वो रिटर्न में होनी होनी चाहिए, बिकॉज उसमें मोस्टली जो टैलेंट है वो निगलेक्ट कर देता है ये चीज़ें, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट्स द मेन रीज़न। ओके, परफेक्ट। सो तला, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टार्टअप्स की फील्ड को। आपने एक बात मेंशन की थी, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, और मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि आप स्टार्टअप्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड दिस, कि यार मुझे कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और एग्जैक्टली आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर होता ही है कि स्टार्टअप्स के अंदर जो है ना, नॉर्मली लोग वही बात आ गई, एस ओ पीज, ग्राउंड रियलिटीज़ हम लोगों को बताते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू भी हैं इस फील्ड के अंदर, उनको नहीं आइडिया कि फ्रॉम स्क्रैच होंगे। स्टार्टअप की जो ना फेलियर रेशो ज़्यादा है, तो उसको कम करने, मिनिमाइज़ करने के लिए कि कुछ जिनको आइडिया है इस इकोसिस्टम का, वो बेसिक लेवल पे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम फ्री में डिस्कवरी कॉल्स में कर देते हैं। और उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर इशू है, उसके लिए हम प्रीपेड कंसल्टेंसी की तरफ जाते हैं, जिसमें हम टूल सेटअप करने से लेकर और एसओपीज़ तक सारी चीज़ें हम उनको सेटअप करवा के देते हैं। और अगर कोई उसमें चाहिए, फ्रैक्शनल रोल चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट इन द टूबीटेक, दिस इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ TF, talhafahad.com, अंडर माय पर्सनल ब्रांड। परफेक्ट। एंड तला, हाउ यू सी स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान? आप इसको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल में, या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं जिनको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ग्रो होता भी देख रहे हैं। बहुत से लोग इस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से लोग इस कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। आइदर दे आर कंडक्टिंग सम वर्कशॉप्स, आइदर दे आर कंडक्टिंग सम वेबिनार्स, या वो एक मिनी कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, वो उसके अंदर रहते हुए काफ़ी कुछ प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको, इफ़ आई फॉरगेट टू मेंशन अर्लियर, हमने भी रिसेंटली एक स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स के लिए छोटी सी वर्कशॉप रखी थी, जिसमें हमने बिज़नेस के 3 वर्टिकल्स को डिस्कस किया था। फ्रीलांसिंग से बिज़नेस आता है, स्टाफिंग से आता है, और उसके बाद बी2बी पोर्टल्स, जिसमें लिंक्डइन वगैरह ये सारा कुछ हमने कवर किया। तो उससे बेसिक ग्राउंड्स को कवर किया, जिसमें हमारे पास 150 प्लस फाउंडर्स थे जिन्होंने हमें जॉइन किया, और जिनको मतलब इस चीज़ के अंदर आने की ज़रूरत थी। सो यस, हम इस स्पेस के अंदर जो है कुछ फ्री काम भी कर रहे हैं, तो ताकि आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, और जो लोग हमारे कंसल्टेशन के अंदर नहीं है, वो हमारी नॉलेज से कुछ फ़ायदा ले सकें। और ऑब्वियस सी बात है, इन द नेटवर्किंग हम भी अपना नॉलेज सेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी अपना नॉलेज सेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तला, इसमें एक और पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि इस पे हमारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, वो ये कि आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, ग्रेजुएशन अभी कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चों के ज़हन में बड़े आइडियाज़ आते हैं। मैं खुद जब अपनी यूनिवर्सिटी में था, तो आई थिंक सो इट वाज़ माई थर्ड सेमेस्टर जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी स्टार्टअप के साथ काम किया था, विच इज़ मिल स्किल्स अकेडमी। और मैंने वहाँ पे एज़ एग्ज़ीक्यूटिव काम किया था तकरीबन 1 साल, 1.5 ईयर। और हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम में ये होता है कि नॉर्मली बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके पास आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उनके ज़हन में डिफरेंट आइडियाज़ आती हैं कि यार आई शुड स्टार्ट दिस एंड दैट, और मेरे पास ये आइडिया है, अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरा इसमें आपसे क्वेश्चन ये है कि यार अगर बिल्कुल कोई फ्रेश है और उसके पास कोई आइडिया है, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप?
पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए कि यार अगर मेरे पास आइडिया आ गया है, तो क्या मुझे इसको पहले चेकआउट करना चाहिए, इसको इसकी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, मुझे किसी सीनियर से मुझे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपकी नज़र? सॉरी। इसमें ये कि आप अगर तो उसका मार्केट रिसर्च कर लिया, मार्केट आपके आइडिया को एक्सेप्ट कर रही है, तो यू विल गो विद एन एमवीपी। एमवीपी को मार्केट में रोल आउट करें, उसके बाद आप कंसल्टेशंस लें डिफरेंट मेंटोर्स के साथ। जो भी आपके मेंटोर्स हैं, आप उनसे कुछ टाइम लें, जिससे आप उनसे कहें कि हमारा ये एमवीपी, हमें ये एड्स कौन सा है, हम इसको मज़ीद स्केल कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये है कि आप अपनी जो है वो फेलियर रेशियो को मिनिमलाइज़ कर लेते हैं। बट येस, जैसे हमने शुरू में डिस्कशन की, एग्ज़िट प्लान भी हो हमारे पास एमवीपी के अंदर भी, क्योंकि मोस्ट हर एमवीपी ऑन डॉट नहीं जाता। एमवीपीज़ जो हैं वो फेल भी होते हैं, बेशक आपकी मार्केट रिसर्च अच्छी हो। सो उसमें आपके पास एग्ज़िट प्लान हो, ताकि आप अपना बर्नआउट रेट कम कर सकें और आप अपनी ऑडियंस को जो है ना वो ज़्यादा निगलेक्ट ना कर सकें। अंतला इफ आई विल से कि एक जो सेकंड प्रॉब्लम जो नॉर्मली कॉमन लोगों में होती है कि जब वो अपनी मार्केट रिसर्च कर लेते हैं और स्टार्टअप को एक बेसिक लेवल पे बिल्ड कर लेते हैं, तो वो क्या स्टेज होती है जिसके ऊपर आपको लगता है कि जाकर फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, और फंडिंग इज़ अ गुड ऑप्शन और नॉट? अच्छा, फंडिंग मेरा फोर्टे नहीं है, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रहता हूँ। सो आई गेस आई एम नॉट अ वेरी गुड रिसोर्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट येस, मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैपिंग इज़ द वे फॉरवर्ड, जिसमें लोग ज़्यादा आपकी सक्सेस रेशियो होती है और आपके पास इंडिपेंडेंसी होती है। अगर आपने किसी से फंडिंग लेनी भी है, तो आप अपने किसी क्लोज एक्विजिट से फंडिंग लें और आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम सेट के बाद वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दें। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको कोई सपोर्ट कर दे। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं आपको, लेकिन ढूँढने से हर चीज़ मिल जाती है। बट अगर मैं दूसरी फंडिंग की बात करूँ, सीड फंडिंग्स की, तो उसमें मेरा ना उसमें एक्सपीरियंस है, ना मैं उसके जो है ना पॉजिटिव साइड पे हूँ। आई हैव सिमिलर थॉट एज वेल कि फंडिंग का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि अब आप देखें कि कोई भी बच्चा जब स्टार्टअप शुरू करता है ना, तो आई एम टॉकिंग ऑन वेरी नॉर्मल ग्राउंड, नॉट के बड़े हाई लेवल के स्टार्टअप्स और जिसमें बहुत बड़ी आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन सब वो सब एक बड़ी गेम है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यार जो आप इक्विटी शेयर कर रहे होते हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल गेम। मतलब आप अपनी प्रोडक्ट का 5, 10, 15% अगर किसी को दे रहे हैं, तो स्टार्ट में तो जब आपको फंडिंग मिल रही है, आपको आइडिया नहीं है, आपको लगेगा यार इट साउंड्स गुड कि मुझे जो है ना 1 मिलियन 2 मिलियन रुपीज़ मिल रहे हैं डॉलर्स में या पीकेआर में मुझे मिल रहे हैं, तो वेरी गुड टू गो। मुझे मतलब क्या है, अच्छी बात है ना, मुझे टाइम पे फंड मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और वो चल जाए, और चलने के बाद जब आपको इक्विटी शेयर करना पड़ती है, देन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ओहो, मैंने तो इस एंड से कभी सोचा ही नहीं था। तो आई थिंक सो कि मैं पर्सनली यही थॉट रखता हूँ कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट पे मेहनत करें। और जैसे आपने बात मेंशन की ना कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सबके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो उनसे हेल्प लें विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको कुछ बेशक परसेंटेज के साथ उनको रिटर्न कर दें अमाउंट, और ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ कि आप जो है ना अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे हैं और आप फंडिंग की तरफ जाएँ। और सेकंड इसमें क्योंकि आप भी जानते हैं आई एम वर्किंग विद नबील कदीर, हु इज़ अ मैन जिसने पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनेबल किया था और पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों को बिल्डअप किया था थ्रू प्लान 9 और सारी चीज़ें। तो वो एक बड़ी कॉमन बात अक्सर ये कहते हैं कि यार फंडिंग एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारे हमारे यहाँ जब फंडिंग किसी भी स्टार्टअप को मिलती है, तो वो उसके बाद स्लो हो जाता है। वो मतलब अजीबो-गरीब शशकों में बढ़ जाता है। टू द पॉइंट अगर बात करें तो वो जो है ना अच्छा ऑफ़िस बनाएगा, महँगी टीम हायर कर लेगा, ठीक है, खुद अपनी अच्छी सैलरी लगा लेगा, अच्छी गाड़ी खरीदेगा और उसके बाद दैट्स इट। और वो जो है ना वो चीज़ उल्टा उसको ना उसके कम्फर्ट ज़ोन में लेके जा रही होती है। जबकि स्टार्टअप का तो ग्राउंड ही ये था कि यार आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले हैं, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो देयर इज़ नो कम्फर्ट ज़ोन। आई पर्सनली बिलीव दैट कि आप मतलब आप एलन मस्क को भी टोटली आज अगर एग्री, देख लो ना, इतनी टोटली बड़ी एग्री। बला है, तो वो ऐसा बंदा नहीं है कि उसने जो है ना बहुत आलीशान शौकत वाले अपने इर्द गिर्द महल बना लिए हैं और वो उसमें इन्वॉल्व है, नहीं। ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर और वो स्टिल हसल बसल कर रहा होता है, कभी ये प्रोजेक्ट कभी वो प्रोजेक्ट। तो स्टार्टअप ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना अपनी लाइफ को हसल बसल के अंदर रखे, इंस्टेड ऑफ के जो है ना वो ये सोचे कि यार किसी तरीके से मुझे अच्छा कैपिटल मिले और मैं अच्छा ऑफिस बना के अपने कमरे के अंदर 4 लाइटें लगाऊं और सुकून से बैठूं। टोटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका जो है ना वो फिर स्टार्टअप फाउंडर को फिर हसलर नहीं कहा जाता, ऐसे स्टार्टअप फाउंडर को। बिकॉज हसलर वो है जो कि रोज एक न्यू जो है ना पेन से गुजरता है,
और उसको उस पेन से निकलता है अगले दिन और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। सो यस, दिस इज समथिंग आई टोटली एग्री विद यू। And at last, I would like to thank you and your platform Digital Bridge Podcast, because ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और इसमें आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो आई वुड लव टू support you at any way. श्योर। थैंक यू सो मच तला फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हम दोबारा भी इस पे कन्वर्सेशन करेंगे स्टार्टअप के टॉपिक पे स्पेसिफिकली। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट आई नो कि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सो इंशाल्लाह हम इस कन्वर्सेशन को दोबारा भी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Sure, thank you so much.